Hello guys, our today's topic is chemical kinetics. So let's start the topic chemical kinetics. देखिए पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? सो एक्चुअली काइनेटिक्स केमिकल रिएक्शन की अगर हम कोई बात करें तो केमिकल रिएक्शन के थ्री फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो रिएक्शन डिपेंड करती है. फर्स्ट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. मीन्स आपकी रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, इसको हम लोग कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. ये जो है वो आपके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आती है. मीन्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है. सेकंड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन है वो आप ये कह सकते हो उस रिएक्शन में कितना परसेंट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. मान लीजिए अगर आप एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसमें रिएक्टेंट के 100 मोल लेते हैं और 100 मोल में से ऑलमोस्ट 95 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है और रिएक्टेंट जो होता है वो आपका बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रिमेनिंग बच जाता है. ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं उस रिएक्शन की जो एक्सटेंट है वो बहुत ही अच्छी है या एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है. बट अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, पहले ही इक्विलिब्रियम आ रहा है या रिएक्शन स्टॉप हो रही है, तो हम उसे कहते हैं वहाँ पे रिएक्शन की एक्सटेंट कम है. और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं. केसी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो होती है वो आपको बताती है रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी. अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है 10⁻³ से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं वहाँ पे इस रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. और अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से भी कम होती है तो वहाँ पे रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होती है, कम होती है. और फिजिबिलिटी जो है वो कैसे बताते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, हम डेल्टा जी फाइंड आउट करते हैं. जिन रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव होती है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं. मीन्स वो रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है. अब आती है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ रिएक्शन. देखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है कितना जल्दी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, या हम कहते हैं कितना फास्ट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हम कौन से टॉपिक में स्टडी करते हैं, तो दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. तो केमिकल काइनेटिक्स अगर हम लोग देखें तो वो रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताते हैं. मीन्स कितनी जल्दी रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा. So chemical kinetics means to find out the rate of reaction और speed of reaction. अब यहाँ पे देखिए अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स में जो काइनेसिस वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है मूवमेंट. एक ग्रीक लेटर है काइनेसिस, इट मीन्स मूवमेंट. क्लियर है? तो हम कह सकते हैं व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म. नाउ just solve the MCQ. Chemical kinetics deals with the dash of the reaction. Option A spontaneity, option B rate, option C extent, option D none of these. तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो किससे डील करती है? ऑब्वियसली अभी हमने देखा था केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है. सो योर आंसर इज बी ऑप्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शन. अब देखिए हम देखते हैं कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं. अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो कुछ रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है. मीन्स आप ये मानिए विद इन सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स में वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है. सेकेंड इज स्लो रिएक्शन या बहुत स्लो रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में आप मान के चलिएगा ईयर्स लग जाते हैं. जैसे मान ले हम वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल ले तो कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने NaCl और AgNO3 को मिक्स किया, विद इन सेकेंड AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है. इसी तरह मान लीजिए आप HCl और NaH को मिक्स करते हैं, विद इन सेकेंड वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है विद इन सेकेंड. तो हम कह सकते हैं कि विद इन सेकेंड कंप्लीट हो रही है तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है. स्लो रिएक्शन मतलब जिनकी स्पीड बहुत कम होती है. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग की बात करें, रस्टिंग यानी कोरोजन ऑफ आयरन. कोरोजन ऑफ आयरन आप ये देखिए 1 आवर 2 आवर में नहीं होता, 1 डे में भी नहीं होता. इसको कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाते हैं. तो ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाएं या बहुत लॉन्ग टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन.
नेक्स्ट होती है दैट इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऑब्वियसली वो होती है जो 1 आवर 2 आवर 3 आवर में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, 4 आवर में भी कंप्लीट हो जाएंगी। वो मॉडरेट रिएक्शन होती है जो ना तो ज़्यादा स्लो होती है और जो ना ही ज़्यादा फास्ट होती है। और एक्चुअली हमारी केमिकल काइनेटिक्स जो है वो मॉडरेट रिएक्शन के साथ डील करती है। वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल जैसे हमने देखा विच टेक प्लेस विद इन माइक्रो सेकेंड और इंस्टेंटेनियसली, तुरंत हो जाए, उसको हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल आयनिक रिएक्शंस, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एज वेल एज ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी की सारी, और कंबशन रिएक्शन। तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन हमें पता है, देखिए आयनिक रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, प्रेसिपिटेशन विद इन सेकेंड प्रेसिपिटेट बन जाता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी बहुत फास्ट होती है। और कंबशन रिएक्शन मीन्स अगर आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो तो वो विद इन सेकेंड बर्न हो जाता है, जल्दी ही कंबशन उसका हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ये सारी फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें वेरी फास्ट रिएक्शन का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे AgNO3 है और NaCl है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, Ag प्लस है हमारे पास और NO3 क्या है हमारे पास, माइनस है। Na प्लस है और हमारे पास Cl क्या है, माइनस है। तो Ag प्लस जो होगा वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AgCl। तो इसी तरह से NaNO3 और AgCl का क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। सो देखिए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है और बहुत फास्ट बनता है, विद इन सेकंड बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज वेरी स्लो रिएक्शन विच टेक प्लेस इन डेज और मंथ और इवन ईयर्स में जाके कंप्लीट होती है, उनको हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का ले सकते हैं हम। देखिए Fe प्लस O2 इज इक्वल टू Fe प्लस H2 इज इक्वल टू FeOH होल थ्राइस। तो ये देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो बहुत ईयर्स में जाके कंप्लीट होती है। बेसिकली रस्टिंग है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, Fe जो होगा वो कन्वर्ट होगा पहले Fe+2 में, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, अगेन फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता किसको, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, वाटर को। तभी तो हम कहते हैं अगर आयरन को वाटर के कांटेक्ट में आने ना दिया जाए या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए तो आयरन की रस्टिंग को हम काफ़ी टाइम तक रोक सकते हैं। बिकॉज अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ही नहीं होगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा। दैट्स वाई हम आयरन के ऊपर पेंटिंग या फिर पेंट यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं, ऑयल वगैरह लगा देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन वगैरह के प्रोसीजर से हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं। बट रस्टिंग को हमने वेरी स्लो रिएक्शन में क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, इवन ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। Moderate reactions, reaction which are neither slow nor fast but take place at a moderate speed। moderate speed में होती है 2-3 आवर्स में 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ peroxide, देखिए H2O2 है हमारे पास। H2O2 जो है अगर हम लोग देखें तो H2O2 जो है वो हमारा डीकम्पोज होगा। H2O2 किसके अंदर डीकम्पोज होता है, H2O प्लस O2 में। अब O2 जो होती है वो गैस की फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और ये इसे ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब हो गया इस रिएक्शन को करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे ये H2O2 था हमारे पास, H2O प्लस O2, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बेसिकली हम कहते हैं जैसे सुक्रोज या केन शुगर है हमारे पास, C12H22O11 प्लस H2O, अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6। क्लियर है। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मीन्स N2O5, इसका अगर डीकम्पोजिशन करते हो तो हमें क्या मिलता है, NO2 प्लस O2 मिलता है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी मॉडरेट रिएक्शन में आती है। इन केमिकल काइनेटिक्स वी मेनली स्टडी मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस के साथ डील होती है ये रिएक्शन। उसका रीजन एक सिंपल सी बात है, देखिए जो रिएक्शन हमारी बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है उनकी स्पीड को मेजर करने में बहुत टाइम लगेगा। दैट्स वाई जो फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट विद इन सेकेंड कंप्लीट ही हो जाएगी, तो सोचिए आप उसकी स्पीड को कैसे मेजर करेंगे। तो मोस्टली जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमारी मॉडरेट रिएक्शन को डील करती है। अब देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं हम, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड B2O3 आर -1676 एंड 1274 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैन दिस डाटा हेल्प अस टू नो द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड बोरोन। 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या आपको लगता, क्या क्या ये जो डाटा है इससे हम रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम और बोरोन फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचिए जरा, अगर हम एल्यूमिनियम
और बोरोन का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करें, तो क्या ये डाटा हमारी हेल्प करेगा, या इस डाटा से हम कैसे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, अगर आपको लग रहा है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप सोचिए कि किस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई थिंक आप सोचिए, अगर आपके सामने कोई आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें हम, तो आपको समझ में आ रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो डाटा है ना, एक्चुअल में ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड आप कहाँ सुनते हो? ये वर्ड आप सुनते हो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ये क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स का डाटा है, और थर्मोडायनेमिक्स हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है, स्पॉन्टेनिटी बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। आप उसके बारे में बता सकते हो, बट रेट मीन स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन का रेट है या स्पीड है, वो कौन से टॉपिक के अंदर आता है? केमिकल काइनेटिक्स में आता है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो डाटा है, वो केमिकल काइनेटिक्स में यूज नहीं होता। वहां पे आप इस डाटा से आप रिएक्शन की स्पीड या रेट नहीं बता सकते, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक डाटा है। तो क्लियर है? तो नो, थर्मोडायनेमिक डाटा आर नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। उससे आप सिर्फ फिजिबिलिटी बता पाओगे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताते हो। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स मोस्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर पे? कौन सी रिएक्शन है जो रूम टेम्परेचर पे होती है बहुत फास्ट? फर्स्ट H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O2, सेकेंड इज H प्लस प्लस OH माइनस H2O, थर्ड इज C12H22O11। ग्लूको आपका जो सुक्रोज है, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हो, और कार्बन H2 में, और डी ऑप्शन आपका NO प्लस O2 2NO2। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा फास्ट होगी? तो देखिए, अगर आप सोच रहे हो आंसर अपना बी, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बी क्या है? आयनिक रिएक्शन है। जरा ध्यान से देखिए, आयंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एक्चुअल में बी जो है वो है क्या? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है? वाटर। एसिड क्या दे रहा है? H प्लस आयन, और बेस क्या दे रहा है? OH माइनस आयन। तो हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ करते हैं, विद इन रूम टेम्परेचर हो जाते हैं। और वैसे भी आयनिक रिएक्शन हमने पीछे स्लाइड में, देखिए पीछे हमने देखा था, हमने कहा था वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या क्या आती हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती हैं, आयनिक रिएक्शंस आती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आती हैं, कंबशन रिएक्शन आती है, वेरी फास्ट में आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन बी मॉडरेट, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा टाइप ऑफ रिएक्शन तीनों तरह की हो सकती है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स डील विद those reactions which occurs at slow speed, moderate speed, fast speed, all of these. So answer is moderate speed. नाउ रेट और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है अगर हम देखें, या रेट है या स्पीड है, उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, उसमें आर मीन्स एक रिएक्टेंट होता है, और पी मीन्स एक प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट जो होता है धीरे धीरे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर हो गया? यही मेनली आपकी हर केमिकल रिएक्शन में होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑटोमोबाइल है, कार है, आपको उसकी स्पीड चेक करनी है, तो वो आप कैसे चेक करोगे? ऑब्वियसली जो भी आपकी कार है उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन, या आप बोल सकते हो चेंज इन पोजीशन मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी है किसी भी कार की या किसी भी ऑटोमोबाइल की, जो वेलोसिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है चेंज इन द पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसी तरह से अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, और उसकी रिएक्शन, उस रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी किसी रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पे हो जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो मतलब वहां पे हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। वहां पे देखिए ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे, तो वहां पे चेंज इन पोजीशन था, यहाँ क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन।
अब किसकी कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट की भी हो सकता है और प्रोडक्ट की भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो हम दोनों की कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों की टर्म्स में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। नाउ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो होता है धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, या हम कहेंगे रेट, जो आपका रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता जाता है टाइम के साथ साथ। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो होगा अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम होने में। सो मान लीजिए आपका एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है, कितने टाइम पे, T1 टाइम पे। रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन R2 रह जाएगी T2 टाइम पे। तो आप देखिए T1 टाइम जो है उस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R1, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, R2। क्लियर है। तो हम कहेंगे कैसे कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन टाइम कितना आया, T2 माइनस T1, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आया, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो मेन बात ये आती है कि देखिए चेंज हमेशा 2 माइनस 1 होता है, तो आपने चेंज इन टाइम को क्या लिखा, T2 माइनस T1, और चेंज इन कंसंट्रेशन को कहा R2 माइनस R1। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और साथ के साथ हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। तो मेन बात है कि आपने ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो माइनस का साइन लगाने के पीछे रीज़न ये होता है कि क्योंकि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। तो माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो रही है। सो रिएक्टेंट देखिए फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हम ये देख लेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसकी फॉर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितनी इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन P1 है, एक स्पेसिफिक टाइम, कौन सा टाइम है, T1, T1 टाइम पे मान लो कंसंट्रेशन P1 है, T2 टाइम हो गया तो वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर P2 हो गई। करेक्ट, तो यहाँ पे हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, कैसे कहेंगे, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, और चेंज टाइम में चेंज कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, क्योंकि चेंज हमेशा 2 माइनस 1 होगा। तो देखिए डेल्टा P कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस का साइन आता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में, चेंज के टर्म में अगर हम रेट निकालते हैं तो साइन पॉजिटिव आता है। क्यों आता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, अगर हम देखें तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि साइन भी हमारा पॉजिटिव है और P2 की वैल्यू P1 से ग्रेटर है। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में रेट को डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, हमें पता है रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम होगा, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। इनिशियली जो है हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। करेक्ट, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ साथ फिर वहाँ पे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो ये शो कर रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में हम रेट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में निकालोगे
तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती ही जाती है। तो जीरो टाइम पे क्या होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी। बाद में वो देखिए ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये पोर्शन शो कर रहा है कि एक टाइम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि या तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे आके कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि रिएक्टेंट एक टाइम के बाद या तो बिल्कुल रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पर आ जाती है या रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जितना रिएक्टेंट बचा रहता है वो बचा ही रह जाता है, वो आगे जाके कम नहीं होता। दैट्स वाई कांस्टेंट हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। इन दोनों को हम कोलैब करें तो हम इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ हम लोग दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। और ये अगर हम देखें, अगर हम लोग ये कहें कि ये जो है टाइम पॉइंट, ये टाइम पॉइंट क्या है, तो बेसिकली ये वाला जो टाइम पॉइंट होता है, ये टाइम पॉइंट वो टाइम पॉइंट है जिस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है उस टाइम पॉइंट पे। तो देखिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में और या रिएक्टेंट की टर्म्स में, दोनों तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी? तो देखिए यूनिट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमें समझ में क्या आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अगर हम देखें तो वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब वो चेंज इन कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट होगा या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम होगा, चेंज इन टाइम। तो चाहे किसी की भी कंसंट्रेशन हो, यहाँ पे यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट डिवाइडेड बाई किसकी यूनिट आ जाएगी, टाइम की यूनिट। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर। क्लियर है? और टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट या सेकंड। तो देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट हमने क्या रख दी, कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलर, मोलैरिटी से रिलेटेड है ये। तो कैपिटल एम सेकंड इनवर्स, क्योंकि टाइम किस में रखा हमने, सेकंड में रखा। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर क्या किया हमने, इससे कंसंट्रेशन जो है उस कंसंट्रेशन को मोलैरिटी को मोल पर लीटर शो कर दिया, बिकॉज मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? उसके बाद देखिए मोल पर लीटर पर मिनट, अगर आप मिनट में कैलकुलेट करते हो तो मिनट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन शो कर देते हैं। गैसियस रिएक्शन के लिए अगर यूनिट की बात करें हम, तो गैसियस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि वो प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा, तो हम उनकी यूनिट को पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन की जगह पे हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे और टाइम आएगा। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स। तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स हम यूज कर सकते हैं गैसियस टाइप की रिएक्शंस के लिए। नाउ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोल, मोल पर लीटर पर सेकंड एंड एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ऑल ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स उनके लिए क्या होगा, बेटर यूनिट रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिए इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ साथ। सो आंसर इज बी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज बोथ ए एंड बी, नन। ऑब्वियसली कंसंट प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो बनता जाता है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। थैंक यू।